महेंद्र सेठ के यहाँ माली का काम करता था और उसकी पत्नी उषा खाना बनाने का काम करती थी। उषा सेठानी की पसंद का खाना बनाती थी और उसके हाथ का बनाया खाना सभी को बहुत पसंद आता था। इसीलिए सेठानी उषा से बहुत खुश रहती थी। सुनो उषा, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए खाना ऐसा बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ, आप चिंता न करें मालकिन, मैं ऐसा ही खाना बनाऊंगी। देखना सब कैसे उंगलियां चाटते रह जाते हैं। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है उषा। उषा और महेंद्र दोनों अपने अपने काम को बड़ी ही जिम्मेदारी से करते थे। उषा सुबह स्नान करके समय से कोठी पर पहुंच जाती और रसोई के काम में लग जाती। उधर महेंद्र भी समय से अपने काम पर पहुंच जाता था। महेंद्र अपने काम में कभी जरा सी भी लापरवाही नहीं करता था। उसने अपनी मेहनत से सेठ के बगीचे को बहुत ही सुंदर बना दिया था, इसीलिए सेठ उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। भाई वाह महेंद्र, तुम तो बगीचे का बड़े अच्छे से ध्यान रखते हो। देखो तो सब पेड़ पौधे कैसे सुंदर लग रहे हैं। मालिक, मैं इनका खुद से ज्यादा ख्याल रखता हूँ। अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है महेंद्र। हम तुम्हारी इसी खूबी को बहुत पसंद करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी महेंद्र के जीवन का बुरा समय शुरू हो जाता है। एक दिन उषा महेंद्र से कहती है, सुनो, बीनू के स्कूल के जूते फट गए हैं, आप उसको बाजार से नए जूते दिला देना। ठीक है, मैं दिला लाऊंगा। तुम आराम से अपने काम पर जाओ। उस दिन महेंद्र बीनू को जूते पहनाने के लिए घर से बाजार जाता है तो रास्ते में ही एक सड़क हादसे का शिकार बन जाता है। लहू लुहान महेंद्र को सड़क पर तड़पता देख उसकी बेटी बीनू बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कोई हमारी मदद करो, मेरे पिताजी को अस्पताल ले चलो, मेरे पिताजी को बचा लो, भगवान आपका भला करेंगे, हमारी मदद करो। बीनू के इस तरह चिल्लाते देख कुछ रहम दिल इंसान महेंद्र की मदद के लिए आगे आ जाते हैं और फिर उसकी आंखें अस्पताल में ही खुलती हैं। उषा, मेरा एक हाथ कट गया, अब मैं काम कैसे कर पाऊंगा? आपकी जान बच गई, हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। एक हाथ जाने से जीवन तो न चला जाएगा, जीवन तो एक हाथ के बिना भी जिया जा सकता है ना। हाँ, ये भी सच है उषा। कुछ दिन बाद महेंद्र अस्पताल से घर आ जाता है और फिर सेठ के यहाँ माली के काम पर जाने लगता है, मगर एक हाथ होने के कारण वह अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। इसीलिए बगीचे की देखरेख ठीक से नहीं हो पाती और कुछ ही दिनों में बगीचे की सारी सुंदरता बिगड़ जाती है। यह देख सेठ को उस पर बहुत गुस्सा आता है। सेठ बगीचे के लिए एक दूसरा माली रख लेता है और कहता है, महेंद्र, कल से तुम काम पर मत आना। कल से माली का काम ये गोपी संभालेगा। पर मेरा क्या होगा सेठ? आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। अरे, जब तुमसे काम ही नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। अब तुमसे काम ना हो पाएगा, इसलिए कल से अपने घर पर ही आराम करना, समझे? यह कहकर सेठ महेंद्र को नौकरी से निकाल देता है। उस दिन के बाद महेंद्र घर पर ही रहता है, मगर उषा सेठ के यहाँ खाना बनाने का काम करती रहती है। एक दिन महेंद्र को उदास बैठे देख उषा कहती है, सुनो, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप कुछ दुखी दुखी से रहते हैं, आज तो और भी उदास हो, आखिर क्या बात है जी? उषा सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो क्या हुआ? मुझे तो नहीं निकाला ना, मैं तो काम कर ही रही हूँ ना। पर क्या तुम्हारी अकेली कमाई से घर चल पाएगा? न चल पाएगा तो मिलजुल कर चला लेंगे, पर आप दुखी मत होइए। किसी ने सच ही कहा कि भगवान जब किसी की परीक्षा लेने पर उतर आते हैं तो उस पर दुखों के पहाड़ टूटने लगते हैं। उषा के साथ भी यही होता है। एक दिन वह सेठ की रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक ही रसोई में आग लग जाती है। हालांकि नौकर समय रहते आग को बुझा देते हैं, मगर सेठानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है।
वह इस हादसे की जिम्मेदार उषा को समझते हुए कहती हैं, रसोई में आग जरूर तुम्हारी किसी लापरवाही के कारण लगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक रहता नहीं है और आ जाती हो काम करने। हाँ। मैं सच बोलती हूँ मालकिन, आग मेरी गलती से नहीं लगी। तू क्या समझती है, तेरे झूठ को मैं सच मान लूंगी? हाँ, ये ले अपनी आज तक की पगार और मेरे घर से दफा हो। मालकिन रहम कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तेरे जैसी खाना बनाने वाली नौकरानियों का अकाल थोड़ी ना पड़ गया है जो मैं तुझ पर रहम करूं। चल निकल जा मेरे घर से, निकल। इस तरह उषा की नौकरी भी छूट जाती है। घर में आमदनी बिल्कुल ही बंद हो जाने से महेंद्र और उषा दोनों को घर चलाने की चिंता सताने लगती है। उषा, मैं ही कोई मजदूरी ढूंढ लेता हूँ। आखिर कब तक घर पर बैठा रहूंगा? अभी आपको कुछ दिन आराम करना है, इसलिए आप घर पर ही रहिए। मैं ही कोई दूसरा काम ढूंढ लेती हूँ। एक दिन उषा काम ढूंढने के लिए जाती है तो उसकी एक पुरानी सहेली आशा मिल जाती है। उषा अपनी सहेली को अपनी परेशानी बताती है। उसकी परेशानी सुनकर आशा कहती है, देख बहन उषा, मैं तुझे नौकरी तो दिला नहीं सकती, पर हाँ तेरी 20,000 की आमदनी जरूर करा सकती हूँ। वह कैसे बहन? वह ऐसे कि हमारे मोहल्ले में एक पाक कला प्रतियोगिता होने वाली है। उसमें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने का मुकाबला होगा। जो भी सबसे लजीज पकवान बनाएगा उसे पूरे 20,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लो, तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। अगर मुझे पुरस्कार ना मिला तो बहन? अरे मुझे पता है कि तू बहुत बढ़िया खाना बना लेती है, कोशिश तो करके देख। तो ठीक है, मैं इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। उषा के यह कहने पर आशा उसका नाम प्रतियोगिता में लिखवा देती है और उषा घर जाकर इस बारे में महेंद्र और बीनू को बताती है। माँ, तुम मैगी से कुछ ऐसा बनाओ कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। बीनू ठीक कहती है उषा, तुम मैगी से ही कोई लजीज पकवान बनाओ। उषा को उनकी सलाह पसंद आ जाती है और वह खूब सोच समझकर मैगी के पकौड़े बनाने का फैसला करती है। माँ, तुम मैगी से यह क्या बना रही हो? मैगी के पकौड़े बना रही हूँ, तुम खाकर तो बताओ कैसे बने हैं। यह कहकर उषा, बीनू और महेंद्र दोनों को मैगी के पकौड़े खाने को देती है। वे दोनों पकौड़े चखकर देखते हैं तो सच में ही खुशी से झूम उठते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट पकौड़े बने हैं। सच में बड़े लाजवाब पकौड़े हैं। पिताजी सही कहते हैं माँ, ये मैगी के पकौड़े तो बहुत ही अच्छे बने हैं। यह सुनकर तो उषा का मन खिल उठता है और वह पाक कला प्रतियोगिता में मैगी पकौड़े ही बनाती है। फिर क्या था, उसके बनाए मैगी के पकौड़े सबको पसंद आते हैं और 20,000 का पहला पुरस्कार उसे ही मिलता है। आपने सचमुच बड़े लाजवाब मैगी पकौड़े बनाए। ये लीजिए 20,000 का नकद पुरस्कार। धन्यवाद साहब। अपनी यह कामयाबी देख उषा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके मन में कुछ नया करने की उमंग हिलोरे मारने लगती है और वह बीनू और महेंद्र से कहती है, अब तो हमारे पास पैसे आ गए हैं, क्यों ना मैं मैगी पकौड़े बनाकर बेचने का काम कर लूं? तुमने बिल्कुल सही सोचा है उषा, तुम इस काम में अवश्य कामयाब हो सकती हो। माँ, तुम मैगी पकौड़े का काम ही करो, इससे मुझे रोज रोज मैगी पकौड़े तो खाने को मिलते ही रहेंगे ना। महेंद्र और बीनू के कहने पर उषा मैगी पकौड़े का काम करने लगती है और फिर कुछ ही दिनों में उसका काम अच्छा चलने लगता है। उषा का काम जैसे ही अच्छा चलने लगता है, महेंद्र भी उसी के साथ काम करने लगता है और उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है। सुप्रिया जब शादी होकर आनंद के घर में आई तो आनंद की खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। आनंद की माँ गोमती ने खूब ढोल नगाड़े से बहू का स्वागत किया। सारे मोहल्ले में बखान किया कि उसकी बहू लाखों में एक है और ये बात सच भी थी। वाकई उसके जैसा कोई था ही नहीं, क्योंकि वह कामचोर जो थी। अरे सूपी, तुम्हारे बाल कितने उलझे हैं, कंघी क्यों नहीं करती? ये क्या बोले आप?
सूपी सूपी ना बोले मुझे। अरे वो तो मैं प्यार में सुप्रिया को सूपी कह देता हूँ। ये बाल संवार भी लो। मैं बाल सवार तो लूं, लेकिन उसके लिए सिर में तेल लगाना पड़ेगा। कंघी करूंगी तो बाल टूटेंगे, फिर झाड़ू लगानी पड़ेगी। ओफो, इतना सारा काम मैं नहीं कर सकती। गोमती उधर से जाते हुए बोली, तो बहू गंजी क्यों नहीं हो जाती? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारा टंटा ही खत्म। सुप्रिया सास को वहां देखकर चुप हो गई। बहू, कल अमावस्या है, मुझे मेरे मायके जाना है, तो तुम एक काम करना, 5 गरीबों को पेट भर कर खाना खिला देना, और हाँ, दक्षिणा में कुछ पैसे भी दे देना। सुप्रिया घबरा गई और सोचने लगी, हे भगवान, 5 लोग वो और 2 हम, 7 लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी? नहीं नहीं, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा मत लो सासू माँ। क्या बड़बड़ा रही हो बहू? जरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। कुछ नहीं सासू माँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितनी कामचोर हो, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। 5 गरीब लोगों को खाना खिलाना है, और सबूत के लिए मुझे फोटो खींच कर भेज देना। हाँ। गोमती ये कहकर 3 दिन के लिए अपने मायके चली गई। सुप्रिया तो चिल्लाने लगी, आए हाय पिताजी, तुमने मुझे कहाँ भेज दिया? यहाँ 7 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है। उसके रोने की आवाज सुनकर आनंद दौड़ा आया और पूछने लगा, अरे सूपी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी अम्मा मुझे 5 लोगों को खाना खिलाने का आदेश देकर गई हैं, ऊपर से उनकी फोटो भी मांगती हैं। अरे तो रोती क्यों हो मेरी प्यारी पत्नी? खाना खाते हुए 5 लोगों की फोटो गूगल पर सर्च करो और माँ को भेज दो। आप कितने अच्छे हो जी, अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हो। मैं सर्च करके देखती हूँ। अरे पर ये लोग तो मोटे पेट वाले हैं, गरीब कहाँ दिख रहे हैं? गरीब सर्च करोगी तभी तो गरीब दिखेंगे। लाओ मुझे दो। लो, ये देखो 5 भिखारियों की फोटो। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमारे घर में बैठे हैं। कोई नहीं, मैं एडिटिंग कर दूंगी। 3 दिन बाद गोमती आई तो सारा घर गंदा पड़ा हुआ था और सुप्रिया बेड पर लेटी हुई मजे से टीवी देख रही थी। घर गंदा देखते ही गोमती को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाकर बोली, बहू, ये क्या घर इतना गंदा पड़ा है और तुम बेड पर लेटी टीवी देख रही हो? सुप्रिया जल्दी से उठी और सास की डांट सुनकर रोने लगी। माँ, आप भी आते ही शुरू हो गई। जानती हैं, सूपी की तबीयत कल से बहुत खराब है। तू तो रहने ही दे नालायक, हमेशा उसे बचाने की कोशिश करता है। मैं जानती हूँ कि तेरी पत्नी कामचोर है। ओहो माँ, सूपी कामचोर नहीं है। कल उसने 5 गरीब लोगों को खाना बनाकर खिलाया था। आपको फोटो भेजे तो थे। तू तो जोरू का गुलाम है। जो फोटो इसने मुझे भेजी थी ना, वो मैंने गूगल पर कई दिन पहले ही देख ली थी। हाँ। कुछ दिन बाद सुप्रिया की बहन अलका उससे मिलने उसके घर आई और कहने लगी, अरे सुप्रिया, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। लेकिन तू तो इतनी कामचोर है, फिर कैसे मैनेज करती है? तभी आनंद अंदर आया और बोला, सूपी, आज अपनी बहन के लिए तो कुछ खाना पीना बना लो। सुप्रिया मन ही मन सोचने लगी, फिर खाना बनाने की बात? मैंने तो इन्हें नाश्ता भी नहीं दिया और ये खाने की बात कर रहे हैं। ना बाबा ना, खाना तो बना भी लूं, लेकिन जो गंदे बर्तनों का भंडार होगा वो कौन साफ करेगा? सुनिए जी, मैं कह रही थी कि क्या खाना बनाने में समय बर्बाद करूं? आप समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले आइए। कुछ ना डिस्पोजेबल भी ले आना, मुझे दीदी से बात करने का समय भी मिल जाएगा। लाता हूँ सूपी, तब तक तुम बातें करो। ये कहकर आनंद बाहर चला गया, लेकिन उसे कुछ सुनाई पड़ा तो एक खिड़की के पास ही रुककर सुनने लगा। तेरे तो मजे हैं सुप्रिया, तेरे हस्बैंड तो तेरी एक आवाज सुनते ही दौड़े हुए चले आए। एक तेरे जीजाजी हैं, एक भी ना सुने। 1 नंबर का उल्लू आदमी है वो। वह जानता है कि मैं बहुत कामचोर हूँ, फिर भी हमेशा मेरी साइड लेता है। अपनी उंगलियों पर नचा कर रखती हूँ उसे। हाँ। आनंद को बहुत दुख हुआ कि उसे उसकी पत्नी उल्लू समझकर काम कराती है। वह सोचने लगा कि अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा
कि पति के प्यार का नाजायज फायदा उठाने से क्या होता है। आनंद थोड़ी ही देर में बाहर जाकर वापस लौट आया। सुप्रिया ने पूछा, अरे आप बड़ी जल्दी आ गए। नाश्ता कहाँ है? सूपी, आज कहीं भी समोसे नहीं मिले। मैं सामान ले आया हूँ, समोसे तुम्हें ही बनाने पड़ेंगे। मैं समोसे बनाऊं? हाँ हाँ, तुम समोसे बनाओ। मेरे कुछ दोस्त भी घर पर आ रहे हैं। जरा इधर तो आइए। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि गूगल पर समोसे की फोटो देखकर काम चल जाए? बिल्कुल हो सकता है, मगर तुम्हारी दीदी के साथ। मेरे दोस्तों के लिए तो बनाने ही पड़ेंगे। ये कहकर आनंद बाहर चला गया। हे गूगल बाबा, काली माँ, दुर्गा माँ, भोले बाबा, मेरी मदद करो। ये आनंद को क्या हो गया है? मुझसे समोसे बनाने को कह रहे हैं। खैर, ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, फिर सारा झंझट ही खत्म। हाँ। सुप्रिया ने ऑनलाइन समोसे मंगाए और बहन को खिलाकर विदा किया। आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? 9 बज गए, अब उठो भी। नहीं जाना, मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी है? अरे, जॉब छोड़ दोगे तो खाने को कहाँ से आएगा? अरे, मेरा काम करने का आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लगता है तुम्हारी तरह कामचोर हो गया हूँ। ऐसे मत बोलो। मेरे कामचोर होने से चलेगा, लेकिन आपके कामचोर होने से कैसे गुजारा होगा? मुझे सोने दो सुप्रिया। सूपी से सुप्रिया? आनंद ने 1 महीने की छुट्टी ले ली थी और उसकी इस साजिश में गोमती भी शामिल थी। घर में लगभग सभी सामान खत्म होने को थे। सुप्रिया को चिंता होने लगी। वह बोली, सुनो जी, मेरी डव साबुन और फेयर एंड लवली क्रीम खत्म हो गई है और रसोई में भी कोई सब्जी भी नहीं है। आटा, दाल सब खत्म है। तुम्हें क्या लगता है इतनी गर्मी में बाहर जाऊं और तुम्हारे लिए फेयर एंड लवली और डव साबुन के लिए कमा कर लाऊं? मैं नहीं जा सकता। सुप्रिया गुस्से से बोली, ये क्या लगा रखा है? मैं नहीं जा सकता। जो आपके काम है वो तो आपको ही करने होंगे ना, कामचोर कहीं के। लगता है तुम्हारा असर आ गया है मेरे बेटे पर बहू। अब तो सुप्रिया बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, आज तो घर में खाने पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। सुप्रिया के पेट में भूख के मारे बहुत तेज दर्द होने लगा और वह रोने लगी। आनंद बोला, ओहो, क्यों रो रही हो? चैन से लेटने भी नहीं देती। आखिर कितना लेटे रहोगे? इतना आलस किस काम का? भूख के मारे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। घर में जरा भी राशन नहीं है। तो मैं क्या करूं, बताओ ना। काम करो, पैसे कमा कर लाओ ताकि घर का राशन आ सके। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा। काम चोर कहीं के। आप नहीं कर सकते तो मैं ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। घर का तो तुमसे होता नहीं, आई बड़ी काम ढूंढने वाली। तुमसे बड़ा भी कोई कामचोर हो सकता है क्या भला? सासू माँ सही कह रही है आनंद, आपकी पत्नी वाकई बहुत कामचोर है। लेकिन अब मैं घर का सारा काम किया करूंगी। बस आप उठकर कोई नौकरी ढूंढ लीजिए। मैं आज से ही अपना सारा आलस त्याग दूंगी। हाँ। सूपी, तुम्हें सुधारने के लिए ये सब करना जरूरी था। 1 महीने में ही कामचोर होने का मतलब समझ में आ गया तुम्हें। सोचो, पूरे जीवन एक कामचोर पत्नी को निभाना कितना मुश्किल होगा। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं उल्लू हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचता हूँ? मुझे माफ कर दो जी। अब आपकी सूपी कामचोर नहीं बनेगी, वह अब खूब काम करेगी। उसके बाद सुप्रिया पूरी तरह बदल गई और उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया।